नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट के बुलियन स्पेशल में। और आज कमोडिटी फटाफट के बुलियन स्पेशल में हम बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे दिग्गज ज्वेलर्स मौजूद है। झवेरी बाजार में हूँ, एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है। तमाम ज्वेलर्स हमारे साथ मौजूद है, एक एक करके आपको परिचय करा दें। हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन सैम मेहरा है। शुक्रिया सैम जी, आपने हमेशा के लिए वक्त निकाला। साथ ही हमारे साथ श्री ऋषभ ज्वेलर्स से मनोज गुलेचा जी हैं, शुक्रिया। और जीजेएस के आप कमेटी मेंबर भी हैं। और साथ ही रुचिता ज्वेल्स के किशन जी हैं हमारे साथ, और नितिन जी हैं जेपी गोल्ड से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही सैम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम करेंगे डिमांड के साथ, क्योंकि अभी जो जुलाई का महीना होता है वहां पर काफी लैक लस्टर डिमांड होती है। आप लोग उम्मीद करते हैं 15 अगस्त के आसपास या मध्य अगस्त के आसपास से डिमांड तेजी से पिकअप करेंगी। अभी क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या इस लीन सीजन में भी कुछ खरीदारी हो रही है क्या? देखिए, सोने के जो भाव थे हम देखेंगे कि पिछले ये महीने से थोड़ा सा नीचे आए हैं। 73,000 इंक्लूडिंग जीएसटी के जो रेट्स हैं, पहले 76,000 तक रेट्स गए थे ऊपर, फिर 2.5 लाख रुपए अभी नीचे हैं विद जीएसटी मार्केट में जो रेट्स जा रहे हैं। जून जुलाई का महीना जो होता है वैसे आप देखेंगे कि स्लैक होता है, रेट्स नीचे जाते हैं तो भी इतना ग्राहकी हमारे रिटेल एंड के अंदर नहीं होती है। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स हैं हम ज़वेरी बाज़ार के अंदर, और जितने भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उनके अंदर हम नई ज्वेलरी और जो इनोवेशन है वो महीने हैं जून और जुलाई के, जिसके अंदर हम अपने कारीगरों के साथ बैठते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं ज्वेलरी की, एंटीक की, राजकोट की, कुंदन की, डायमंड्स की ज्वेलरी, उसकी पूरी डिज़ाइनिंग करने के बाद हम अगस्त सितंबर के अंदर जो हमारा जीजेएस का शो भी आने वाला है उसके अंदर अपनी ज्वेलरी के अंदर सबसे नई डिज़ाइंस दिखाते हैं। सो ये टाइम के अंदर जुलाई जो अगस्त 15 से ग्राहकी चालू हो जाती है, और ये टाइम पर शायद मोस्ट ऑफ द लोग छुट्टी पे भी होते हैं, कई लोग बाहर जाते हैं, तो वापस मुझे लगता है 15 अगस्त से जो बाइंग है एंड कंज्यूमर बेस पे चालू हो जाती है। और उसके बाद एक त्योहारों का जो मौसम है इंडिया के अंदर जो अगस्त से चालू होता है वो वापस दिवाली तक रहता है। तो उस टाइम पर सेकेंड क्वार्टर जिसको बोलेंगे, सेकेंड क्वार्टर के अंदर ज्वेलर्स के पास हाईएस्ट सेल रहती है। और आप इंपोर्ट्स की भी जो फिगर देखेंगे वो भी आपको जुलाई के बाद ही पिकअप होती हुई दिखेंगी। जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर हाईएस्ट इंपोर्ट की फिगर्स रहती हैं। यानी जो फाइनेंशियल ईयर का जो दूसरी तिमाही रहती है वहां पर अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। आप लोग बताएं, रिटेल स्टोर्स में किस तरह की बाइंग अभी जुलाई के महीने में और जून के महीने में किस तरह की दिखी थी, और जुलाई में किस तरह की हो रही है? मनोज जी नमस्कार। बीच में मैं अभी जबलपुर था, वहाँ पे काफ़ी हफ्ते भर से काफ़ी अच्छा डिमांड है। इवन केरला में काफ़ी डिमांड आ रहा है। छोटी आइटमों का काफ़ी डिमांड है, और चिल्लर पोल की जो और एंटीक ये ज्वेलरी काफ़ी डिमांड में है। ऊंचे भाव पे कुछ डिमांड पे कुछ असर हुआ है क्या? 70,000 के ऊपर लोग खरीद रहे हैं, भाव को डाइजेस्ट कर लिया है, या अभी उनको लग रहा है कि नहीं भाव नीचे आएगा? नहीं, बीच में नीचे भाव आया था तो लोगों को लगा कि और नीचे जाएगा, वापस रिवर्स आया है तो लोग को लग रहा और ऊपर जाएगा, उस उम्मीद पे गिराई की वापस कंटिन्यू है। ओके किशन जी, आप बताइए, आपके भी स्टोर्स में किस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि ग्राहकी किस तरह की हो रही है? इस पे कुछ आप बताएं। ग्राहकी तो अच्छा प्लस ही हो रही है, नीचे नहीं आई है। और ग्राहकी में तो भी आजकल क्या है, थोड़ा कुछ नया चाहिए, लोगों को नया नया बनाना चाहिए। ओके, भाव का कुछ असर हुआ है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई भाव का असर है, अच्छा प्लस ही हो रहे हैं। और लोग कुछ एंटिक बनाना है, ऐसा कुछ नया नया चीज़ बनाना है तो उनको थोड़ा रुझान ज़्यादा आ रहा है आजकल। आप मौजूदा ट्रेंड को किस तरह से देखते हैं? ज्वेलरी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह की खरीदारी हो रही है, किस टिकट साइज की, और जो नए युवा हैं जो जेंजी वगैरह है उनकी तरफ से भी कुछ डिमांड आ रही है क्या? नहीं, डिमांड में तो कोई फ़र्क नहीं आया है, पर मेरे हिसाब से सब युवा है कि सब ने समझ लिया कि गोल्ड का भाव जितना स्थिर है अभी उससे और ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आएगा। तो मैं आई एम सीइंग दैट मेरे हिसाब से दिवाली तक ये भाव है ना लगभग 80,000 के आसपास आने की उम्मीद है। क्यों ऐसा आप क्यों मानते हैं? वो मोस्ट ऑफ जगह इस साल है ना इलेक्शन भी है, बहुत कुछ है, तो उस हिसाब से गोल्ड का रेट फ्लक्चुएट रहना ही है। ओके, यानी जिस तरह की अनसर्टेनिटी अनिश्चितताओं की वजह से आपको लग रहा है, आप भी मानते सहमत हैं क्या आप नितिन जी की बातों से? किशन जी? हाँ, नितिन जी की बातों से सहमत हूँ, लेकिन ऊपर नीचे तो रुझान आने वाला ही है, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे, तभी तो लोग खरीदी करेंगे। क्या भाव ऊंचा रहने पे आपको लगता है कि डिमांड कम होने की भी चिंता आप लोग को लगी रहती हो? नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं है, और ज़्यादा लगते है, मुझे लग रहा है कि डिमांड बढ़ जाती है। ऐसा तो उस समय थोड़ा डिमांड ज़्यादा आ जाती है, लोगों को लग रहा है कहीं और ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। ओके, मतलब भाव बढ़ने से लोगों का उत्साह भी ज्यादा रहता है गोल्ड को लेकर, गोल्ड भी चर्चा में बना रहता है। मनोज जी, आप भाव को लेकर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है क्यों भाव बढ़ेंगे, और मौजूदा लेवल से कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं अगर साल अंत तक, दिवाली तक की अगर बात की जाए तो? दिवाली के बाद भाव बढ़ेंगे, इसका कितना?
80,000 के पार जाना चाहिए। ओके, इसका रीज़न आप क्यों मानते हैं ऐसा कि 80,000 जाना चाहिए? कुछ वजह तो जान। देखिए, टोटल अनसर्टेनिटी तो है ही। भले ही आप इलेक्शन को लेके चलिए, वर्ल्ड वाइड देखिए, और इन्वेस्टर कभी भी सेफ है गोल्ड में। आज तक का रिकॉर्ड है, इतिहास बोलता है कि गोल्ड जब जब इंसान ने लिया है उसे नुकसान कभी नहीं हुआ है, एक वैल्यू एडिशन ही हुआ है। मतलब एक एसेट क्लास के तौर पर गोल्ड को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के रिटर्न मिले हैं, पहले सिंगल डिजिट में कुछ दशक पहले तक मिलते थे रिटर्न, अब डबल डिजिट रिटर्न गोल्ड भी देने लगा है, तो उसका भी असर हो रहा है। श्याम, ये तीनों ज्वेलर्स एक सुर में कह रहे हैं कि 80,000 तक भाव जा सकता है। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? क्या वजह होगी जो गोल्ड को 80,000 अगले 3-4 महीने में, क्योंकि दिवाली बहुत दूर है नहीं, ये लोग 80,000 दिवाली से लेकर साल अंत तक की बात कर रहे हैं? देखिए, आप देखेंगे कि जो चार्ट अभी हुआ है, कल भी जो चार्ट चेंज हुआ है उसके हिसाब से वापस गोल्ड के अंदर तेजी आने लग गई है। धीरे धीरे भाव बढ़ रहा है। अभी अगर आप देखेंगे 71, 72, फिर आने वाले टाइम के अंदर 78, 79, 58 कंट्रीज़ के इलेक्शंस थे। कुछ इलेक्शंस हो गए हैं, कुछ इलेक्शंस होने बाकी हैं। डी डॉलराइजेशन हो रही है। जो चाइना ने सोचा था पहले, चाइना ने बीच में 1 महीने के लिए बाइंग थोड़ी सी स्लो की थी, लेकिन फिर वो समझ गया कि आज अगर उसको वर्ल्ड के अंदर compete करना और अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो उसे गोल्ड के अंदर गोल्ड बैक तरीके से ही इसको स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। आप जितने भी सेंट्रल बैंक्स देख रहे हैं, पहले एक जमाना था जिसके अंदर वो डॉलर्स रखते थे अपने पास, लेकिन अभी जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोचते हैं कि गोल्ड अगर अभी अपने पास रखेंगे उसी में जीत है। पहले सब बोलते थे कि आज मान लो इक्विटी सही है, म्यूचुअल फंड सही है, सब सही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा रिस्क है जो उनके डॉक्यूमेंट में भी लिखा होता है। लेकिन गोल्ड के अंदर एक कहावत कह सकते हैं कि नो ब्रेनर। आज अगर आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर उसके अंदर 8 to 10% की ग्रोथ है ही है। जिस ईयर अगर 2 या 2.5% की ग्रोथ रहती है, तो 3 ईयर्स के बाद अपने आप 20% की ग्रोथ आ जाती है। जितना हम सोचते थे एक ज़माने में कि जेंजी की जो यूथ आने वाला है, यूथ गोल्ड से दूर हो जाएगा, कुछ और कमोडिटीज़ लेगा, कपड़े खरीदेगा, बैग्स खरीदेगा, लेकिन आज भी हम जब नए यूथ से बात करते हैं तो वो डिज़ाइंस नए मांगता है, लेकिन बाय तो उसको गोल्ड ही करना है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे, जब कोविड हुआ, चाइना के अंदर काफ़ी चीज़ों की बाइंग हुई, डायमंड की भी बाइंग हुई, लेकिन जब रीसेल करने गए तब एकमात्र एक ही चीज़ थी, गोल्ड, जिसके अंदर उनको 1 घंटे के अंदर पूरा पैसा मिल गया उनका, जिससे जो इंडिया ही नहीं लेकिन चाइना के अंदर भी 15 to 20% ग्रोथ रिटेल सेक्टर के अंदर गोल्ड ज्वेलरी की हुई है, जिस वजह से ये रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे। और कभी भी ध्यान रखना कि कमोडिटी जो बढ़ती है उसके अंदर इन्वेस्ट होता है। यही सोना अगर 60,000 का 55 होता, 55 का 50 होता, 50 का 40 हो जाता, तो कोई सोना खरीदता नहीं। आज आप गाड़ियाँ भी देखते हैं, अगर कोई अच्छे ब्रांड्स की, काफ़ी जो ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं हर साल अपना रेट्स उस कैटेगरी के अंदर बढ़ा रही है। पीपल जो कैटेगरी के अंदर रेट्स बढ़ रहे हैं, लोगों को उसी में कॉन्फिडेंस है। और आने वाले सालों के अंदर गोल्ड 2 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, यानी 1 करोड़ रुपया 1 किलो का दिखेगा। तभी भी इंडिया के अंदर जो 800 टन का इंपोर्ट है, जो 770 to 800 टन के बीच में वेरी करता है, वो कम नहीं होगा, क्योंकि लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ओके, एक चीज आपने अच्छी कही, एक तो कि 1 लाख रुपए तक सोना 2 साल में हो सकता है, ये एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक फिगर दे रहा है। और दूसरा जो आपने कहा कि नो ब्रेनर है, जिसमें आपको सोचना नहीं है, गोल्ड में अगर पैसे लगाना है, हो सकता है 2 साल ना बढ़े, 3 साल ना बढ़े, लेकिन गोल्ड का एक साइकिल जब टर्न होगा तो एक अच्छी तेजी 30%, 40%, तो एवरेज रिटर्न अगर देखें तो डबल डिजिट यानी 10% से ज़्यादा के रिटर्न सालाना आपको मिल ही जाएंगे। अगर आपको अभी ना मिला तो आपके पास पड़ा रहेगा गोल्ड, और फिर उस पर आप रिटर्न कमा सकते हैं। चलिए, गोल्ड के बाद अब चांदी की बात करते हैं। चांदी में की भी चमक तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है, क्या चांदी जल्द ही 1.5 लाख रुपए भी जा सकती है? इस तरह की बातें भी हो रही है मार्केट में, और वो वक्त कितना लगेगा, कितने समय में जा सकती है चांदी? देखिए, चांदी का देखेंगे तो अभी जैसे कि भाव है, हाईएस्ट इसका भाव रह चुका है $49 कॉमिक्स के अंदर। और आज भी आप देखेंगे तो चांदी सप्रेस्ड है। जिस स्पीड से गोल्ड बढ़ा है उस स्पीड से चांदी नहीं बढ़ी है। और 90 से 91 की जो रेंज में चांदी रही है, ये साल के एंड के अंदर जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड है, चाइना में डिमांड है, इंडिया की इंडस्ट्रियल डिमांड है, आज भी अगर कस्टमर्स बाय करना चाह रहे हैं तो एक ट्रेंड हो गया है चांदी के बर्तनों में खाना खाने का, चांदी की ज्वेलरी पहनने का। यूपी, बिहार, झारखंड के अंदर चांदी के ऊपर गोल्ड पॉलिश करके भी लोग ज्वेलरी पहन रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं।
तो आज उसके अंदर भी काफ़ी फैंसी ज्वेलरी बनने लग गई है। सो ये सब देखते हुए जो सप्रेस थी वो अचानक से अभी स्पीड से ऊपर आएगी। ये साल के एंड तक आपको हो सकता है कि 1,10,000 से 1,15,000 के भाव पहले दिखेंगे स्टार्ट में, और अगले साल इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर $49 $50 कॉमेक्स हो जाएगा, जो अभी इंडिया के अंदर $32 to $35 तक रेंज कर रहा है। जिसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर इंडियन रुपी से तो भाव आराम से 1.5 लाख के करीब आ जाएगा 2025 के दिसंबर तक। ओके, यानी यहाँ से 1.5 साल में इनको लग रहा है कि 1.5 लाख रुपए तक भी चांदी हो सकती है। और वजह भी साफ बता रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड तो रिकॉर्ड है ही। पिछले लगातार ये चौथा साल है जो चांदी का मार्केट डेफिसिट में है, और चांदी का जो रेंज है वो बड़ा होता जा रहा है। पहले घरों के यूटेंसिल्स में कम इस्तेमाल होते थे, अपर मिडिल क्लास तक सीमित थी। अब लोअर मिडिल क्लासेस में भी पूजा के सामान हो या तरह तरह के और भी बर्तन हो जहाँ पे लोग चांदी के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक एक करके आप लोगों के पास भी आएंगे। नितिन जी, सबसे पहले चांदी पर आप बताइए, क्या लग रहा है, चांदी की चाल आपको कैसी दिख रही है? चांदी ऐसा है ना कि गोल्ड जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो चांदी भी बढ़नी ही वाली है। और जो डिमांड है ना, ऑटोमेटिकली गोल्ड के साथ चांदी भी बढ़नी ही वाली है। नहीं आओ। ओके, आप क्या मानते हैं किशन जी? चांदी बढ़ने जैसा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है और चांदी की ज्वेलरी ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? 1.5 लाख तक आ सकती है, मुझे ऐसा लग क्या, रहा है। कब तक, वक्त कितना? 2 साल के अंदर अंदर आ जाएगी आपकी 1.5 लाख रुपए। 2 साल में 1.5 लाख की उम्मीद कर रहे हैं। मनोज जी, आप सहमत हैं? जी, मैं तो संयम जी से सहमत हूँ उनकी बातों से। जिस प्रकार उन्होंने एक्सप्लेन किया है सिल्वर के बारे में, आगे फ्यूचर में बढ़ना ही है चांदी। ओके, चलिए अब अलग अलग मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि बजट भी जल्द आने वाला, पेश होने वाला है। क्या लग रहा है, बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? इंपोर्ट ड्यूटी के कम करने की बातें तो हर बार करते, जब भी मैं बजट पे इंटरव्यू करने आता हूं, लेकिन अभी तक कुछ होता नहीं है। क्या इस बार कुछ उम्मीद है क्या? देखिए, मुझे हर बार हमने गवर्नमेंट को लिख के दिया है कि जो इंडिया के अंदर कस्टम ड्यूटी है वो 15% है और 3% जीएसटी है, जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड इंडिया के अंदर 18% एक्सपेंसिव और है। हमने हर बार बजट के अंदर हर साल लिखते हैं कि बजट के अंदर रिड्यूस करना चाहिए कस्टम ड्यूटी, लेकिन बहुत बार क्या हो गया है कि कुछ उनकी अपनी समस्याएं हैं जिस वजह से वो इसको रिड्यूस नहीं करना चाह रही है गवर्नमेंट। और मुझे नहीं लगता, ये साल भी हमने लिखा है, रिप्रेजेंटेशंस दी हैं कस्टम ड्यूटी कम करने की, ताकि हम इंटरनेशनली सेम रेट में हो जाएं। और इंटरनेशनली सेम रेट में होने के बाद दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, बाकी कंट्रियों के साथ भी हम compete कर सकें। सो ये रेट से हमको, और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जब हम एक्सपोर्ट 1 किलो करते हैं तो 18% जो है, 15% और 3% जीएसटी हमारा कस्टम ड्यूटी रिफंड में पड़ा रहता है। जब वो पैसा आता है तब वो पैसा रियलाइज होता है, जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बहुत कम हो जाती है उसके अंदर। मतलब हमारा कस्टम के पास, डिपार्टमेंट के पास ये अमाउंट रहता है। सो हमने ये भी लिख के दिया उनको कि आप कैपिटल का टर्नओवर आपका स्लो हो जाता है। सो हमने लिखा है गवर्नमेंट को कि ये करे। पैन कार्ड के ऊपर लिमिट जो है 2 लाख से 5 लाख रुपए तक के आसपास इसको आगे लेके। कैपिटल गेन टैक्स, आज जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता है तब तो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो जब इस सोने का भाव बढ़ता है तब जितने ज्वेलर्स है उसका जो अमाउंट बढ़ा है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये भी, उसके ऊपर भी हमने मांग लिखी है उनको। उसके बाद हमने लिखा है कि अपना जो जीएसटी है, जीएसटी की ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है इनकी, वो बजट का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज अगर जेमिन ज्वेलरी के ऊपर 3% जीएसटी, हमने उनको लिखा है कि उसको 1.25% जीएसटी पे लेके आ जाए। पहले वैट इसका 1% था जो बढ़ के 3% हुआ, लेकिन अगर आप देखेंगे इसका टर्नओवर वाइज तो जीएसटी अगर इसका 1.25% होता है तो हम एज व्यापारियों को काफ़ी सहूलियत है। डायमंड में आज भी 0.25% है, गोल्ड के अंदर इसका 3% इसका जीएसटी है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं। ईएमआई ज्वेलरी के ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप अपना मोबाइल खरीदने जाएं तो आपको उस मोबाइल ईएमआई पे मिलेगा, लेकिन एक पुत्र अपने माता पिता को चेन देना चाहे, कोई ज्वेलरी देना चाहे तो उस पर ईएमआई उपलब्ध ही नहीं है। आपको किधर जाके बैंक ने फैसिलिटीज़ रखी नहीं है कि धीरे धीरे करके ये पेमेंट को आगे दे सके। सो ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो हमने लिखे हैं। उसके अंदर अशोक चक्र कॉइन्स हैं जो हम चाहते हैं कि आज वो ज्वेलर्स को भी बेचने को अलाउ करे, जो सिर्फ ही कुछ बैंक्स ही बेचना चाह रहे हैं या बेच रहे हैं। सो इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि बजट के अंदर की काफ़ी चीज़ें जो आएँ जिससे ज्वेलर्स को फ़ायदा हो। तो हम ये चाह रहे थे कि अगर एयरपोर्ट्स के ऊपर भी जीएसटी रिफंड और कस्टम रिफंड का प्रावधान बन जाए, जहाँ पर वो से अपना बिल दिखाए और बिल दिखाने के बाद रिफंड ले सके,
उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक रिटेलर्स जो हैं, जो आज कस्टमर्स एनआरआईज हैं, एनआरआई सोचते हैं कि जो दुबई सेटल्ड है, यूएस सेटल्ड है, यूके सेटल्ड है, हम वहीं जाके ज्वेलरी खरीदेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में आए, अपने फैमिली ज्वेलर से खरीदे, जो अपने बाप दादा जिससे खरीद रहे थे आप उससे ही खरीदें, और खरीदते हुए बाय करके आप अपनी कंट्री चले जाएं और कस्टम्स को रिफंड लेके। हमें ये आश्वासन मिला है मिनिस्ट्री से कि आने वाले टाइम के अंदर इसको लागू करेंगे, लेकिन उसकी कोई टाइम सीमा नहीं है। लेकिन ये करते ही इंडिया की डोमेस्टिक सेल्स बढ़ेगी और यहाँ पर जो रिफंड के सिस्टम से आगे टाइम के अंदर इंटरनेशनल बायर भी इंडियन ज्वेलरी का बराबर उठा सकेगा। मनोज जी, आपके पास आते हैं। जीजेसी की तरफ से थी, उन्होंने काफ़ी बातें सरकार को भी लिखी है, उम्मीदें भी काफ़ी है। एक ज्वेलर के तौर पर आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए? एक ऐसा कोई की पॉइंट्स जो सरकार तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं इस बजट में, उसकी उम्मीद आप कर रहे हैं, भले ही उससे आप शामिल किया ना जाए, भले ही उस पर लागू किया ना जाए, क्या उम्मीद है आपकी? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी कि जो जीएसटी है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो कम करे। उससे नॉर्मल आदमी को भी बेनिफिट मिलेगा, ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ होगी। हम तो यही चाहते हैं। ओके, यानी जीएसटी में कमी आप चाह रहे हैं। कितना चाह रहे हैं? 3% से घटाकर क्या कर दे? 1% कर दे, 1.25% कर दे? 1.25% करे तो बेटर है। पहले वैट था, जूना तो होता ही था ना सर। जी। आप बताइए नितिन जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की डिमांड आप लोग बजट से रखे हुए हैं एक ज्वेलर के तौर पर? नहीं, जैसे संयम ने बोला है, जैसे भाव का अप्रिसिएशन होता है उस पर भी हमको टैक्स भरना पड़ता है। वो टैक्स को जितना रिड्यूस करे तो हमको भी मज़ा आएगा। ये चीज़ जितना वाइट में बिजनेस कर रहे हैं हम, तो उसमें और भी अप्रिसिएशन हो जाएगा। ओके, किशन जी, आपकी उम्मीद क्या है बजट से? मेरी उम्मीद तो है कि थोड़ा सा ये रिड्यूस होना चाहिए। अपने जैसे रिड्यूस होगा वैसे ना अपने नए जनरेशन भी अंदर आएंगे। नए जनरेशन आज की तारीख में जो पुराने अपने बच्चे लोग अंदर नहीं आ रहे हैं, तो वो टैक्स पे टैक्स देते जा रहे हैं, तो मार्जिन है ही नहीं है, मार्जिन नहीं मिल रहा है लोगों को। चलिए, अब बजट के बाद अब कुछ और मुद्दे बात कर लेते हैं। अब हॉलमार्किंग की बातचीत कर लेते हैं। हॉलमार्किंग में काफ़ी देरी हो रही है, आप क्या मानते हैं, क्या वजह है कि इतनी देरी हो गई है? 343 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी हॉलमार्किंग है, बाकी 700 के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट ने ये प्रावधान लगाया हुआ है कि जो हॉलमार्किंग है वो रहेगी फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के अंदर ही हॉलमार्किंग होएगी और बाद में वो वहाँ से जाएगी। सो जितने हम लोग हैं, हम हॉलमार्किंग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, राजकोट, कोयम्बटूर, सब जगह पर हॉलमार्किंग सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। और जो बाकी सेक्टर्स है उसके अंदर तो हॉलमार्किंग है ही नहीं, हो ही नहीं रही, मतलब वहाँ पर सेंटर्स ही नहीं है। अगर सेंटर नहीं है तो हॉलमार्किंग कैसे होगी? सो ये सब सोच रखते हुए आगे हमारी ये सोच है कि लास्ट पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर भी एक पुनर्विचार किया जाए। उसके अलावा हॉलमार्किंग जो है वो मेजरली इंडिया के अंदर महीने के मिनिमम 1 करोड़ पीसेस पर मंथ हॉलमार्क हो रहे हैं, और हर महीने ये पीसेस हॉलमार्क होने के बाद एंड कंज्यूमर तक जा रहे हैं। जो BIS केयर की ऐप है उसके अंदर लोग देख सकते हैं वो चीज़ें। तो अभी इसका अच्छा माहौल बन रहा है हॉलमार्किंग का। जो कस्टमर्स हॉलमार्किंग कर रहे हैं, जो रिटेलर्स हॉलमार्किंग कर रहे हैं, उनके यहाँ पर ग्राहकी बढ़ रही है, उनके कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं। मगर आज भी एक ऐसा तबका है जो है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, जो छोटे गाँव के अंदर, वहाँ हॉलमार्किंग नहीं हो रही है। हमारी ये इच्छा है कि जितने भी इंडिया के अंदर 6 लाख ज्वेलर है, सबको हॉलमार्किंग रेजिम के अंदर लिया जाए, ताकि एक शुद्ध सोना जो 60-70% ऑफ द कंट्री ऑलरेडी कर रही है, वो अंत में नीचे तक जाए और छोटे से छोटे पीसेस तक हो। 2 ग्राम के नीचे को भी पीसेस को भी हॉलमार्किंग के रेजिम के अंदर ला देना चाहिए। अभी समय आ गया उस चीज़ का। और जो भी इसके अंदर बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे काफ़ी प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट्स को इस हॉलमार्किंग रेजिम के अंदर लाके एक ऐसा माहौल बने और एक ऐसा एनवायरनमेंट दिखे कि ज्वेलरी अगर इंडिया से खरीदी गई है तो वो शुद्ध है, सही है और सही प्योरिटी की है। ओके, यानी पूरे कंट्री में कहीं से भी आप खरीदे तो शुद्ध ही सोना मिले। और जो दायरा है, जो एक सीमित दायरा है, देश के आधे शहर तक ही वो हॉलमार्किंग पहुंच पाया है, पूरे देश में पहुंचे। तो कुछ सुझाव हॉलमार्किंग के तौर पे आपको लग रहा है? HUID आने से बहुत फ़ायदा हुआ है, ट्रैकिंग में आसानी हुई है, HUID के आने से कुछ दिक्कत भी हो रही है? काफ़ी कर गए हैं इस बहाने, और ट्रैकिंग तो हो रही है और होनी भी चाहिए। और हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि छोटे क्षेत्रों में भी ये सुविधा उपलब्ध करें। HUID आने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्योंकि इसको ट्रैक करना या इसमें कुछ डुप्लीकेशन की तो संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा होता है, अमुक करते भी है, ऐसी बात तो नहीं है।
और जो करते हैं वो पकड़े भी जाते हैं, तो वो शांति से बैठे जाते हैं, वापस नहीं करते अभी। ओके, कुल मिला के हॉलमार्किंग काफी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाया, लोगों का ज्वेलर्स पे भरोसा बढ़ा है। आप क्या कहेंगे, हॉलमार्किंग आने का क्या फायदा हुआ है और क्या कुछ दिक्कतें भी हुई हैं? किशन जी ने जैसे कहा ना, हॉलमार्किंग में कोई जो भी छेड़खानी करने की कोशिश करे उसका सीधा सेंटर ही बंद हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और हम तो चाहते हैं कि छोटे छोटे शहरों में भी हॉलमार्किंग सेंटर खुले, और यहाँ पर इंडिया में बॉम्बे जैसे शहर में बहुत जगह है हॉलमार्किंग सेंटर खुलने की। और ओके सैम, अब आखिरी सवाल चांदी को लेकर है। चांदी में काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतजार है कि अनिवार्य हॉलमार्किंग यहाँ पर भी लाया जाए, कुछ ही शहरों तक से शुरुआत तो की जाए। एक छोटा जवाब दे दीजिए इस पर। चांदी ऑलरेडी हॉलमार्किंग हो रही है, कुछ सेंटर्स आज भी हॉलमार्किंग कर रहे हैं। और सर, हॉलमार्किंग होना और उसे अनिवार्य तौर पे लागू करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो क्या है, चांदी के अंदर जो हॉलमार्किंग के रेट्स हैं उसके अंदर हॉलमार्किंग सेंटर को, हॉलमार्किंग जो हो रही है उसमें हॉलमार्किंग एसोसिएशन या हॉलमार्किंग सेंटर्स को भी फ़ायदा होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और चांदी के बर्तन देखेंगे या चांदी के आर्टिफैक्ट्स देखेंगे, वो इतने बड़े होते हैं कि एक छोटा जो ऑफिस है 500 फुट या 300 फुट का, वो उसको करेगा पूरे दिन के अंदर, तो उसका खर्चा नहीं निकलेगा। सो उसके अंदर कुछ सेंटर्स अभी मुंबई के अंदर शुरू हुए हैं जो करेंगे। एक बार सारे हॉलमार्किंग ज्वेलर्स रेडी हैं इसके लिए, मैं आज कह रहा हूँ चांदी के हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलर्स सब रेडी हैं। हॉलमार्किंग सेंटर्स और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जब रेडी होगा तब हमें बता दें, हम इमीडिएटली हॉलमार्किंग सेंटर के पास ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स और बर्तन को भेजना चालू कर देंगे। शुक्रिया श्याम आपका, मनोज जी, किशन जी, नितिन जी, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। तो इसी खास नोट पे हम इस स्पेशल शो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।